चलो एक बार दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा आपको। गुड मॉर्निंग। आलोक धनवा का जीवन परिचय जो है वो अपन आज पढ़ रहे हैं, जिसमें इनका जो जन्म है सन 1948 मुंगेर बिहार में हुआ है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, इनमें पहली कविता जनता का आदमी सन 1972 में प्रकाशित। उसके बाद भागी हुई लड़कियां, ब्रूनो की बेटियां से प्रसिद्धि मिली, यानी प्रसिद्धि किससे मिली है इनको? ब्रूनो की बेटियां से मिली है। दुनिया रोज बनती है एकमात्र संग्रह है जो सन 1998 में प्रकाशित हुआ है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि छोटा प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि आलोक धनवा का एकमात्र संग्रह कौन सा है। तब आप इसका नाम बताओगे, दुनिया रोज बनती है। और किस सन में प्रकाशित हुआ? तो सन 1998 में। ये सन भी आपको याद होनी चाहिए। प्रमुख सम्मान है इनके राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान और पहल सम्मान जो है वो इनको प्राप्त हुए हैं। जहां नदियां समुद्र से मिलती है वहां मेरा क्या है, मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर। तो जिस प्रकार से नदियां जो है पूर्ण तरह से बहती रहती हैं और अंत में जाकर के समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार से यहाँ आलोक धनवा का कहना है कि मैं नहीं जानता कि अंत में क्या होगा, मुझे कहाँ जाना है, लेकिन मैं अपना जो कार्य है वो निरंतर कर रहा हूं, अर्थात लेखन कार्य। 7वें-8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने बहुत छोटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। सन 1972 से 73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जबानी याद रही है। आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया है, इसका मूल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है। इतना व्यापक ख्याति के बावजूद, या शायद ख्याति किसको कहते हैं? प्रसिद्धि। उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया। थोक के भाव में अर्थात ये नहीं है कि उन्हें अपनी लेखन कार्य की, जो कविताएं वगैरह लिखते हैं, उनकी संख्या बढ़ानी है, बल्कि उनके विषय को, उनके अर्थ को उन्होंने महत्व दिया है। सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एकमात्र काव्य संग्रह सन 1998 में प्रकाशित हुआ। तो इन्होंने लेखन कार्य कब प्रारंभ किया है? सन 1972 से। और 1998 में इनका एकमात्र काव्य संग्रह आया है, जिसका नाम है दुनिया रोज बनती है। काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले 2 दशकों से देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया। रंग, कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है। पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धनवा के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। तो एकमात्र संग्रह का नाम क्या था? दुनिया रोज बनती है। यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को, यह आपको ध्यान होना चाहिए कि उसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है। तो आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है ना कि भाई पतंग के बहाने कवि ने क्या बताया है? तो बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। बाल क्रियाकलापों, बाल यानी बच्चों के, क्रियाकलापों यानी उनके जो हाव भाव होते हैं, उनकी क्रियाएं होती हैं, उनके लिए प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया गया है, यानी बिंब बताए गए हैं इसमें। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग ऊंचाइयों की वे हदें हैं, बालमन जिन्हें छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है। अब देखो, इस कविता की खास बात है कि इसमें बिंबों का प्रयोग किया गया। जैसे आपके पाठ संख्या 6 है ना, उषा कविता शमशेर सिंह की, उसमें भी बिंब विधान है। तो इन्होंने भी बिंब बनाए हैं या बिंब दिए हैं। जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है,
तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आता जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए फिर भादों भादों अंधेरे के बाद के शरद यानी उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी भादों को क्या बताया है, अंधेरे के लिए, और शरद को क्या बताया है, उजाला की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप भी उनके साथ हैं? तो ये है इनकी कविता। तो कविता का जो परिचय है, इससे अपन इनका कोई भी प्रश्न आता है, बड़ा प्रश्न अगर आता है अपने पास, तो इनमें से जो लाइनें इन्होंने दी है अलग अलग तरीके से, इन लाइनों को काम में लेते हुए अपन प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब जो इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय जो है, तो इसमें इनकी इंपॉर्टेंट लाइनें जो है वो कम ही बन रही हैं, और परिचय आने के तरीके से भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट में आपके जिनके परिचय बड़े बनते हैं, जिनकी बहुत सारी विशेषताएं होती है, खूब सारी रचनाओं के नाम होते हैं, क्योंकि बड़ा प्रश्न आएगा परिचय का, तो परिचय का जो बड़ा प्रश्न आएगा उसमें मटेरियल भी खूब चाहिए अपन को। इसका जो परिचय है वो अपन शॉर्ट में याद करेंगे, क्योंकि इसमें जो छोटे प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वो तो किसी भी चैप्टर से लिए जा सकते हैं। तो इनके जीवन परिचय को लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपन लिखेंगे कि आलोक धनवा जो है वो आधुनिक काल के कवि हैं। तो पहली जो लाइन होगी वो क्या होगी कि आलोक धनवा जो है वो आधुनिक काल के कवि हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो अपन इसमें देंगे, 7वें 8वें दशक में सन 1972-73 में इन्होंने अपना लेखन कार्य प्रारंभ किया है। तो इससे पहले जो है इनकी जन्म की डेट अपन देंगे कि इनका जन्म जो है सन 1948 ईस्वी मुंगेर बिहार में हुआ है। तो जन्म वाला जो है वो इनका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। आधुनिक काल के कवि हैं, ये इनका पहला पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में ये दे देंगे अपन कि 7वें 8वें दशक में कवि आलोक धनवा ने सन 1972-73 में अपनी आरंभिक रचनाएं जो है, लेखन कार्य जो है वो शुरू किया है, प्रारंभ किया है। तो तीसरा जो पॉइंट है 7वें 8वें दशक वाला कर देंगे। और फोर्थ जो पॉइंट है इसमें अपन क्या कहेंगे, इनकी जो रचनाएं हैं उनके नाम पहले देंगे अपन, कि पहली कविता जनता का आदमी, ये नाम दे देंगे अपन इनकी रचनाओं में। 1972 में प्रकाशित जो है इनकी भागी हुई लड़कियां। अब देखो आपको इसका भी सन याद करना पड़ेगा कि 1972 में इनकी जो रचना आई है उसका नाम क्या है, भागी हुई लड़कियां। तीसरी जो रचना है ब्रूनो की बेटियां, और फोर्थ पे है दुनिया रोज बनती है, कोष्टक में डाल देना एकमात्र संग्रह है। अब दुनिया जो रोज बनती है इसको अपन को अलग से भी दिखाना पड़ेगा, जिससे कि अपन को ये याद रहे कि ये जो पॉइंट है इनका मुख्य है। तो दुनिया रोज बनती है एकमात्र संग्रह है जो सन 1998 में प्रकाशित हुआ, ये अलग से अपन इसका पॉइंट बना देंगे। तो चौथा पॉइंट जो था अपना फोर्थ वाला वो रचनाओं का था। पांचवें पॉइंट में जो है दुनिया रोज बनती है इसको अलग से डाल देंगे अपन। फिर है इनके सम्मान। तो इनके जो सम्मान है इनमें से कई सम्मान दिए हुए हैं, तो इनमें से जो भी सम्मान आपको याद रहे, चाहे तो सारे लिख लेना, और नहीं तो आपको 2 या 3 जो सम्मान है वो आपको याद रखने, क्योंकि 1 2 3 4 सम्मान जो है वो इनको दिए हुए हैं। बाई चांस वो आपसे प्रश्न पूछ ले कि आलोक धनवा को कौन कौन से सम्मान मिले हैं, उनके नाम बताइए, किसी एक का बताइए, 2 का बताइए, तो आपको कम से कम 2 नाम जो है वो जरूर याद होने चाहिए। तो इसमें आप जो है बिहार राष्ट्र भाषा परिषद का साहित्य सम्मान जो है, एक तो इसको अंडरलाइन कर ले, और बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान जो है इसको अंडरलाइन कर ले। दोनों सम्मान जो आप लिख भी लें और उनको याद भी कर लें। अब इसके बाद जो है आपका, ये आपके 5 पॉइंट हो गए, 6 नंबर पे आ गया इनका सम्मान। अब 7वां जो पॉइंट है उसमें अपन क्या देंगे, इनकी प्रसिद्धि, कि इनको ख्याति किससे मिली है। तो यहाँ देखो ये लाइन है, ये नहीं, इतनी व्यापक ख्याति के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक ने, नहीं ये रहने दो, चलो इससे आगे जो पॉइंट है आपको ये ऊपर आ चुका है कि 1972 से और 73 में इन्होंने लेखन कार्य प्रारंभ किया है, ये पॉइंट अपन ने ऊपर पहले दे दिया है। राष्ट्रीय संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में भी भागीदारी रही है, एक पॉइंट अपन ये डाल देंगे इसमें। तो 7वां पॉइंट ये हो जाएगा इनका। 8वां पॉइंट हो जाएगा कि इससे ऊपर वाली लाइन में
देश के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे। 8वां पॉइंट ये डाल देंगे क्योंकि अपन को यही पॉइंट बढ़ाने पड़ेंगे, बाकी इनका बुक में कुछ दिया हुआ नहीं है। तो ये 8 पॉइंट जो है वो इनके हुए हैं। 9वें पॉइंट में जो है कि पतंग कविता जो है वो दुनिया रोज बनती है संग्रह से ली गई है, तो 9 नंबर पे इसको डाल देंगे। और बिंब धर्मी कवि है, अलग से अपन एक पॉइंट ये डाल सकते हैं। 10वें नंबर पे अपन लिख सकते हैं कि आलोक धनवा जो है बिंब धर्मी कवि है, बिंब धर्मी कवि है। और उसके बाद जो है अपन 11वें नंबर पे क्या करेंगे, इनकी जो मृत्यु है, तो मृत्यु का भी इसमें दिया हुआ नहीं है अपने पास पॉइंट, इसलिए अपन को यही ये छोड़ना पड़ेगा। और अगर आप जैसे नेट वगैरह से यूट्यूब से देख सकते हो, उसमें अगर इनकी मृत्यु का दिया हुआ है पॉइंट तो आप उसको लिख भी सकते हो, वरना अपनी बुक में जितना मैटर होता है उसी मैटर से अपन को पॉइंट्स तैयार करने होते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने इनका जीवन परिचय जो है, साहित्यिक परिचय जो है वो तैयार कर लिया है। 10 पॉइंट जो है वो इनके बन गए हैं, तो आप इनको अपनी कॉपी में लिख लेना और याद कर लेना। अब है इनकी कविता पतंग। तो लंबी कविता थी ये, इसका तीसरा भाग जो है वो पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। तो पतंग से हम सभी भली भांति अवगत हैं, पतंग के बारे में जानते हैं, सभी ने मकर संक्रांति पे पतंगे उड़ाई हैं। किस प्रकार से बच्चे जो हैं मग्न होकर के, व्यस्त होकर के, तल्लीन होकर के पतंगे उड़ाते हैं, तो उसी पतंग के बारे में यहाँ कवि ने लिखा है। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। अब देखो आपको पता है सबसे पहले क्या आता है आपका, बारिश का मौसम आया है, बौछारे गई यानी तेज बारिश आई, बौछारों का मौसम था। अब उसके बाद क्या आ गया, भादो आ गया, भादवे का महीना। सावन और भादो जो है बारिश के महीने होते हैं, वर्षा ऋतु के महीने होते हैं। तो सावन और भादो जो है वो बीत चुके हैं, सवेरा हुआ, सवेरा हुआ यानी आगे के जो महीने हैं वो शुरू हुए। अब उस समय क्या था, बारिश आ रही थी, अब शीत ऋतु जो वो आने वाली है, तो उससे पहले का वर्णन जो वो इसमें किया गया, अलग अलग बिंब विधान जो वो इसमें दिए गए हैं। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। अब इस सवेरे को कैसा बताया गया है कि जिस प्रकार से खरगोश की आंखें कैसी होती हैं, लाल होती है, उसी के समान जो है वर्षा ऋतु के बाद का जो समय है उसमें जो सवेरा हुआ है, प्रातः काल हुई है, वो कैसी हुई है, एकदम सूर्य कैसा दिखाई दे रहा है, लाल, खरगोश की आंख के जैसा। अब जैसा शब्द आया है तो जैसा जो है वो आपके उपमा अलंकार, उपमा अलंकार का प्रयोग जो है वो यहाँ किया गया है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। अब जो शरद ऋतु आपको पता है वर्षा ऋतु के बाद किसका आगमन होता है, शरद ऋतु का होता है, सर्दी का होता है। तो शरद ऋतु जो है वो आ गई है पुलों को पार करते हुए। पुलों को पार करने से मतलब क्या हुआ यहाँ कि बारिश का जो मौसम था, पानी वानी भर गया था, उसके बाद से जो है आगे का जो मौसम है वो प्रारंभ हो गया है। तो शरद आया पुलों को पार करते, और शरद को देखो एक बालक के रूप में दिखाया जा रहा है, क्या वास्तव में वो पुलों को पार करके आए? तो यहाँ जो है प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। तो ये साथ साथ आप लिख लें कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा उपमा अलंकार है, शरद आया पुलों को पार करते हुए यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। क्योंकि आपसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में अलंकार के, उनमें यही होगा कि किसी भी कविता से कोई भी पंक्ति आपको उठा के दे दी और आपसे ये पूछ लिया गया है कि यहाँ किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं अलंकारों की उनको आप लिखते चले और साथ में याद भी कर ले, और साथ ही अगर इनकी व्याख्या आती है तो वहां भी आपको लिखने में काम में आएगा, दोहरा लाभ है इसका। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, ऐसा लग रहा है जैसे कि शरद जो है वो साइकिल लेकर के आया है, और साइकिल कैसी, उसकी चमकीली, क्योंकि अब जो सूर्य उदय हुआ है उससे निकलने वाली जो किरणें हैं तेज गति से आ रही हैं और वो चमकीली हैं। घंटी बजाते हुए जोर जोर से। अब देखो यहाँ जो है आपके घंटी बजाते हुए बिंब का प्रयोग किया गया है। अब बिंब जो है आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे दिखने वाले होते हैं, दृश्य बिंब है, दृश्य बिंब को चाक्षु बिंब भी कहते हैं, सुनने वाला जो होता है उसे श्रव्य बिंब भी कहते हैं। तो इस तरीके से इनको नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है दृश्य बिंब का घंटी बजाते हुए जोर जोर से, तो ये चीज अपन को दिखाई दे रही है, सुन भी रही है, तो दृश्य श्रव्य बिंब जो है उसका प्रयोग यहाँ किया गया है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, चमकीले इशारे किसको कहेंगे, अर्थात उनमें क्या है, जोश है, उत्साह है, उमंग है।
तो उनमें क्या भरा हुआ है, उत्साह भरा हुआ, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इशारे से बुला रहे हों। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, और किसको बुला रहे हैं, जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं उनके जो ग्रुप बने हुए हैं, समूह बने हुए हैं, उन झुंड, झुंड यानी समूह है जो बने हुए हैं उनको बुला रही हैं। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, अब इशारे भी कैसे हैं, चमकीले हैं, संकेत भरे हैं, तो इशारों से उनको बुलाते हुए, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आकाश यानी स्पर्श बिंब जो है उसका प्रयोग यहाँ हुआ है, मुलायम यानी कोमल, आकाश कैसा हो गया, एकदम से कोमल हो गया है कि पतंग ऊपर उठ सके, यानी बारिश का मौसम जा चुका है एकदम से, तो आकाश कैसा हो गया, एकदम साफ हो गया है, कोमल हो गया है, तो ऐसा लगता है जैसे कि पतंगे जो है उसमें आसानी से ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, अब पतंग को दुनिया की सबसे हल्की, कम वजन की और रंगीन जो वस्तु है वो बताया गया, इस चीज को अंडरलाइन कर लें कि प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे हल्की और कोमल चीज कौन सी है, रंगीन चीज कौन सी है, तो यहाँ दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज जो है आपके पतंग को बताया गया है, तो ये प्रश्न छोटा बन सकता है यहाँ से। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, अब कागज भी कैसा है पतंग का, बहुत पतला है, एकदम से बारीक है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कमानी यानी पतंग पे आप देखते हो कि बांस की डंडियां लगी हुई होती है पतली पतली सी, तो बांस की सबसे पतली कमानी, कमानी यानी जो बांस की बनी हुई खपच्ची या डंडी है वो उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियां, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। अपन देखते हैं कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं, पतंग ऊपर चढ़ जाती है, उड़ने लगती है तो सभी बच्चे जो है वो उन्हें देख करके क्या होते हैं, खुश होते हैं, और खुशी के मारे सीटियां बजाते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, चिल्लाते हैं, किलकारियां देते हैं। तो तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, अब जिस प्रकार से तितली रंग बिरंगी होती है, नाजुक होती है, कोमल होती है, उसी के समान जो है पतंग भी क्या है, कोमल है। देखो यहाँ तुलना की गई है किससे, पतंग की किससे तुलना की गई है, तितली से तुलना की गई है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि पतंग की तुलना किससे की गई है, तो पतंग की तुलना तितली से की गई है। तो जिस प्रकार से तितली कोमल होती है, रंगीन होती है, उसी के समान जो है यहाँ पर पतंग को बताया गया है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कपास यानी रुई, रुई कैसी होती है, कोमल होती है एकदम से, तो जन्म से ही वे यानी बच्चे अपने साथ लाते हैं कपास, अर्थात ये थोड़ी वो रुई लेकर के आ गए हाथ पे, कहने का अर्थ यह है कि इसमें लक्षण बताया जा रहा है, लक्षणा सब शक्ति का प्रयोग हुआ है इस पंक्ति में, कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, या लक्षणा सब शक्ति है इस पंक्ति में, इसको आप लिख लेना, अंडरलाइन कर लेना। अब बच्चे ये थोड़ी है कि रुई लेकर के आ जाएंगे, बल्कि क्या होगा कि उनका जो शरीर है वो कैसा होता है, रुई के समान कोमल, कपास के समान कोमल होता है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, अब पृथ्वी जब वो पतंग उड़ा रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि पृथ्वी भी, अपन को पता है कि पृथ्वी जो घूमती है, राउंड लेती है, तो उसी प्रकार से जो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी जो है स्वयं चल करके उनके पैरों के नीचे आ रही है। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बेसुध यानी जिसको कोई सुध बुध नहीं होती, अपने बारे में भूल जाना, यानी अपन देखते हैं कि बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो अपने बारे में सब कुछ भूल जाते हैं और बेसुध होकर के, बिना किसी सुध बुध के, और अपनी पतंग उड़ाते रहते हैं। छतों को भी नरम बनाते हुए, अब अपन को पता है कि छत सीमेंट बजरी से बनी हुई है, कठोर होती है, लेकिन वो छत भी उन्हें कैसी लगने लग जाती है, एकदम कोमल लगने लग जाती है, नरम लगने लग जाती है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जिस प्रकार से मृदंग एक वाद्य यंत्र है, तो जिस प्रकार से अपन वाद्य यंत्र को बजाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ क्या है कि ऐसा लग रहा है कि एक दिशा से दूसरी दिशा, दूसरी से तीसरी दिशा में वो घूमते हुए ऐसा लगता है जैसे कि दिशाओं को भी उन्होंने नाप लिया हो, मृदंग की तरह उन्हें बजाया हो। जब वे पेग भरते हुए चले आते हैं, पेग भरते हुए यानी एक के बाद एक जल्दी से, अर्थात ऐसा लगता है जैसे कि कोई झूला झूल रहा हो, पैग भरते ना वो एकदम छलांग सी लगाना, तो बच्चे क्या है, पैग भरते हुए यानी झूला सा झूलते हुए आगे बढ़ते हैं। डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, अक्सर यानी प्राय, जिस प्रकार से एक डाली होती है ना पेड़ की, वो किस तरीके से वो टहनी इधर उधर हिलती रहती है, उसी प्रकार से जो बच्चे हैं उनका शरीर कैसा है, किस तरीके से वेग यानी गति,
और कैसा है उनका शरीर? लचीला। और जिस प्रकार से एक लचीली डाली जो है प्राय इधर उधर घूमती है, टहनी जो इधर उधर घूमती है, उसी के समान जो है बच्चों का जो लचीला शरीर है, उस शरीर से वो इधर उधर घूमते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक, और कहाँ तक घूमते हैं? छतों के खतरनाक, यानी उनपे जो किनारे बने हुए हैं, दीवारें बनी हुई हैं, उन दीवारों तक। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो उस समय गिरने से उन्हें कौन बचाता है? उनके शरीर का जो रोमांचित, रोमांचित यानी जो खुशी देने वाला है, रोमांच देने वाला है, मनोरंजन करने वाला है, तो शरीर का जो संगीत है वही उन्हें उससे बचाता है। तो यहाँ देखो, छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से उन्हें कौन बचाता है? रोमांचित शरीर का संगीत। तो इस चीज को भी आप अंडरलाइन कर लें कि उन्हें कौन बचाता है। तो रोमांचित शरीर का जो संगीत है वह उन बच्चों को गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। अब पतंगों की जो ऊंचाइयां है वो कितनी ऊंची होती है, अपन ने भी देखी है कि पतंग की जो ऊंचाई है वो कितनी ऊंची होती है, और थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। और एक डोर को पकड़े ही ऐसा लगता है जैसे उस पतंग ने अपन को थाम रखा हो, रोक रखा हो। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्रों यानी रोम छिद्र, उच्च आकांक्षाएं। ऐसा लगता है जैसे कि उस पतंग के साथ साथ जो है ये स्वयं भी उड़ रहे हों, ऐसा उनको आभास होता है। और उनके जो रोम छिद्र होते हैं उनमें खुशी का माहौल होता है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। यानी पतंग उड़ा रहे हैं, खतरनाक किनारे हैं छतों के, और उन किनारों से गिरते गिरते जब वो बच जाते हैं, और बचने के बाद तो क्या है, उनमें और भी अधिक निडरता, भय रहित जो है वो हो जाते हैं। और सुनहला जो सूरज है, उस सूरज के सामने फिर से पुनः आकर के पतंग उड़ाने लगते हैं। ये अपन देखते हैं ना कई बार कि भाई बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं और उस समय कहते नहीं मैं कहीं नहीं गिरूंगा, और वो उन खतरनाक किनारों से बचते चले जाते हैं, तो उनके मन में जो निडरता है, उनका जो डर है वो एकदम से निकल जाता है, और एक बार पुनः से दोबारा से वो उन पतंगों को वैसे के वैसे उड़ाने लगते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ऐसा लगता है कि उस समय जो है पृथ्वी और भी तीव्र गति से घूमती है, और उनके जो बेचैन पैर होते हैं उनके नीचे आकर के उन्हें थाम लेती है, ऐसा आभास होता है। तो इस प्रकार से जो है ये छोटी सी कविता जो है आपके पतंग दी गई है। पतंग से सभी अवगत हैं, किस प्रकार से बच्चे जो है मग्न होकर के पतंग उड़ाते हैं, और कैसा उस समय मौसम होता है। अलग अलग जो बिंब है उनका प्रयोग यहाँ किया गया है, जिसमें अलग अलग तरीके से पतंग को उपमित किया है, बताया है कि पतंग कैसी होती है, बच्चे कैसे होते हैं, किस तरीके से वो उड़ाते हैं, कितना वो उसमें मग्न रहते हैं, क्या उनकी क्रियाएं रहती हैं, कौन उन्हें बचाता है, और पृथ्वी और आकाश जो है वो भी अपनी किस तरीके से उसमें भूमिका निभाते हैं। इन सारी चीजों का वर्णन जो है आपके इसमें किया गया है। अब देखिए प्रश्न दिए हुए हैं इसमें, कविता के साथ सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यहाँ प्रकृति में परिवर्तन दिखाया है, तो क्या परिवर्तन दिखाया है उन्होंने कि भी सवेरा हो गया है, और सवेरा भी कैसा है, जैसे कि खरगोश की आंखें हों। खरगोश की आंखें कैसी बताइए? लाल बताइए, विशेषता बताइए इसमें कि खरगोश की भी आंखें जैसे लाल है, उसी के समान जो सवेरा हुआ है। शरद ऋतु जो है वो पुलों को पार करते हुए चमकीली साइकिल लेकर के घंटी बजाते हुए और इशारे से सभी को बुलाते हुए आ रहा है। इस प्रकार से ये जो वर्णन है वो आपको इसमें करना है। सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है भाई? क्योंकि इसको विशेष दिखाने के लिए। यहाँ जैसे सबसे हल्की और रंगीन चीज पतंग जैसे है आपका, तो पतंग को सबसे विशेष दिखाने के लिए, जैसे विशेषण होता है ना संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए, उसी प्रकार से इन विशेषणों का प्रयोग जो है वो किया गया है, जिससे कि पतंग जो है वो विशेष दिखाई
सबसे हल्की है, सबसे रंगीन है, सबसे पतला कागज है और सबसे पतली उसकी बांस की खपच्ची है, कमानी है। अब बिंब स्पष्ट करें तो बिंब मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाते हुए बताया है, जैसे सवेरे तेज बौछारेगी, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो यहाँ आंखें कैसी बताई गई है, लाल। शरद आया पुलों को पार करते हुए, तो यहाँ भी मैंने आपको बिंब बताया है। चाक्षु बिंब जो है, दृश्य बिंब जो है, उसका प्रयोग यहाँ किया गया है। घंटी बजाते हुए है, तो इसमें आपके श्रव्य बिंब का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से श्रव्य दृश्य जो बिंब है आपके, चाक्षु बिंब जो है, उनके प्रयोग यहाँ पर किए गए हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। तो यहाँ कपास जो है वो, अपन को कपास का नाम लेते ही समझ में आ जाता है कि भी कपास, रुई, जिसे अपन अपनी लैंग्वेज में रुई कहते हैं, कॉटन कहते हैं। तो वो कैसा होता है, एकदम कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। उसी प्रकार से बच्चे से उसकी तुलना क्यों की गई है कि बच्चे का जो शरीर है वो कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, नाजुक होता है, एकदम नरम होता है। इसलिए उसकी जो समानता है वो आपके इससे बताई गई है। अर्थात लक्षण और शब्द शक्ति का प्रयोग इस पंक्ति में किया गया है। कपास के लक्षण जो है वो बच्चे में बताए गए। शब्द शक्ति पढ़ाते समय मैंने आपको बताया भी है कि अगर किसी के लक्षण बताए जाए तो वहां पर लक्षण और शब्द शक्ति होती है। तो यहाँ जो है वो आपके लक्षण बताए गए हैं। पांचवा प्रश्न है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। तो पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है कि जब अपन पतंग उड़ाते हैं तो ऐसा आभास होता है, अपने मन में ऐसा आता है जैसे कि वो पतंग उड़ रही है, उसके साथ साथ हम भी उड़ रहे हैं। यानी ऐसा लगता है कि पृथ्वी पर हमारे पैर ही नहीं है और अपन भी उसी पतंग के साथ उड़ने लगते हैं। वही स्थिति जो है यहाँ बच्चों की बताई गई है। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर के सुनहले सूरज के सामने आते हैं। तो दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है, अर्थात एक दिशा से दूसरी दिशा को मापते हुए चले जाते हैं। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। तो ये तो सामान्य सी बात है कि जब अपन किसी कार्य को मन लगा करके करते हुए रहते हैं तो सामने आने वाली जो कठिनाइयां है वो भी अपन को कठिनाई नहीं लगती है, बल्कि अपने लिए आसान हो जाती है। तो उसी प्रकार से छत जो है वो कठोर है, लेकिन फिर भी वो क्या लगती है, अपन को आसान लगने लगती है, नरम लगने लगती है। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। तो खतरनाक चुनौतियों का अगर हम सामना कर लेते हैं तो उसके बाद दुनिया के सामने और अधिक निडर होकर के आते हैं। हमारा जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है वो और अधिक बढ़ जाता है और हम आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार रहते हैं, आने वाली कठिनाइयों का सामना आसानी से कर पाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये कविता के साथ वाले जो प्रश्न है वो आपके हैं। अब है कविता के आसपास। आसपास में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए। तो आसपास की जो रंग बिरंगी पतंगे उन्हें देख करके आपके मन में क्या ख्याल आएंगे कि भाई ऐसा लगेगा जैसे कि तितलियों की नाजुक दुनिया, बहुत सारी तितलियां एक साथ उड़ रही हैं और हमारा भी मन करेगा कि हम भी उनके साथ उड़े। अर्थात हमारा भी मन जो है वो वहां जाने लगता है। दूसरा प्रश्न है, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है। अगर व्यक्ति का मन प्रसन्न होगा तो क्या होगा, उसका जो शरीर है उससे ऐसा आभास होगा जैसे कि वो संगीत, जिस तरह से व्यक्ति संगीत में डूब जाता है, पूरी तरह से मग्न हो जाता है, उसे बाकी कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, उसी प्रकार से अगर हम मनोरंजित रोमांचित शरीर से किसी कार्य को करते हैं तो पूर्ण तरह से जो है हमारा मन उसी में लयबद्ध हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, महज एक धागे के सहारे पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें बच्चों को कैसे थाम लेती है, चर्चा करें। तो चर्चा ना करके इसके बारे में आप बताई दें कि महज एक धागे के सहारे, यानी पतंग जो सिर्फ एक धागे के सहारे उड़ रही है और उस धागे को पकड़े ही ऐसा लगता है जैसे कि वो कितनी ऊंचाई पर चली गई है, बच्चों ने उसे थाम रखा है और साथ ही ये लगता है कि उस पतंग के धागे ने पतंग के साथ साथ उस बच्चे को भी रोक रखा है। तो ये है कविता के आसपास वाले 3 प्रश्न। तो इस प्रकार से जो है ये आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो प्रश्नों के उत्तर आपने अपनी कॉपियों में कर ही रखे हैं।
अब आपने जो व्याख्या है वो अपनी कॉपी में नहीं कर रखी है, तो फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है इसमें आपके सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, और इतनी नाजुक दुनिया, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, यहां तक की जो व्याख्या है वो आपको अपनी कॉपी में करनी है। और व्याख्या को करने का तरीका वही होगा, सबसे पहले संदर्भ, उसके बाद प्रसंग, फिर व्याख्या, और उसके बाद विशेष। विशेष में अलंकार और बिंब का पॉइंट जरूर डालें, भाषा का डाल दे साथ में, और उसमें क्या बताया गया उससे आप ले लें। तो इस प्रकार से जो है आपको इसकी व्याख्या जो है वो अपनी कॉपी में करनी है। सभी को अपना कार्य करना है, क्योंकि निरंतर लेखन कार्य अगर आप नहीं जारी रखोगे तो आपका अभ्यास टूट जाएगा, और अभ्यास टूट जाएगा तो आज भी आपने देखा होगा पेपर में आया कि परीक्षाएं जो हैं वो कंपलसरी रूप से होंगी। ये नहीं है कि परीक्षाएं नहीं होंगी, तो अपने मन से भ्रम निकाल देना कि पिछली बार की तरह प्रमोट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको अपनी तैयारी पूरी रखनी है। समय मिल रहा है, आप घर पे रह रहे हो, फ्री हो, ज्यादा समय आपको मिल रहा है, आप अपनी सेल्फ स्टडी भी साथ में तैयार रखें। ठीक है, अब इसके बाद अगर फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो आप मेरे से दोबारा पूछ ले, और अपना कार्य जो है वो आप पूर्ण कर लें। अपने स्वास्थ्य का भी साथ में ध्यान रखें। धन्यवाद।